प्यारे दर्शकों, इस वीडियो में जो आपको कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। यह कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देगी। कौवा की ज्ञानवर्धक बातें जो इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए अब समय ना गंवाते हुए कहानी की ओर अग्रसर होते हैं। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर आम के फल भी लगे हुए थे। एक आम का फल पेड़ से थोड़ा नीचे की तरफ लटक रहा था। वहीं पर अचानक से एक लोमड़ी आ जाती है और आम के पके हुए फल को देख करके उस लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। आम का फल खाने की इच्छा से उस आम को तोड़ने की कोशिश करने लगी। ऊपर को कूदती है, उछलती है, लेकिन आम के फल तक नहीं पहुंच पाती है। बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी आम के फल तक नहीं पहुंच पा रही है। तो उसी समय आम के पेड़ पर एक कौवा बैठा था। कौवा लोमड़ी की हरकत को देख रहा था। अंत में कौवा कहने लगा, लोमड़ी बहन, ये फल तुम्हारे नसीब में नहीं है, क्योंकि जब तक कोई चीज, कोई वस्तु नसीब में नहीं होती, तब तक कितनी भी कोशिश करो वो मिलती ही नहीं है। लोमड़ी कौवा की बात को सुन करके कहने लगी, अरे कौवा, तू कैसे बेफिजूल की बातें कर रहा है, नसीब की बात कर रहा है। अरे कर्म करना चाहिए और कर्म करने से फल तो अवश्य मिलेगा। और तू कह रहा है कि नसीब में नहीं है, तब तक कोई चीज नहीं मिलती है। फिर कौवा कहने लगा, लोमड़ी बहन, वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों का मत है, कुछ लोगों का कहना है कि जब तक कोई वस्तु नसीब में होती नहीं है, तब तक मिलती नहीं है। लोमड़ी कहने लगी, वो कैसे? तब कौवा कहने लगा, लोमड़ी बहन, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो कौवा लोमड़ी को कहानी सुनाने लगा। कौवा कहने लगा, लोमड़ी बहन, एक समय की बात है, किसी गांव में एक पंडित रहता था। वो पंडित बहुत ही धनवान था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक लड़की थी। लड़की विवाह के योग्य हो गई थी। तो उसने विचार किया कि लड़की हमारी विवाह के लायक हो गई है, और कुंवारी बेटी अगर घर में रहती है तो माता पिता को उसके विवाह को चिंता रहती है। इसलिए अब हमें इसकी शादी कर देना चाहिए। थोड़ी दूर पर एक गांव था, और उस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनका भी एक लड़का था। लड़का बहुत ही सुंदर था। उनके पास भी धन की कोई कमी नहीं थी। वो पंडित उस ब्राह्मण के घर में गया, लड़का को देखा। लड़का को देख करके वह पंडित जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। शादी पक्की कर ली, और कुछ समय के बाद में उस पंडित ने अपनी बेटी की शादी उस ब्राह्मण के लड़के के साथ में कर दी। पंडित की बेटी जब अपने ससुराल चली जाती है, बड़े चैन से उसकी जिंदगी गुजरने लगी। लेकिन इधर क्या होता है, उसी पंडित की बेटी का पति, मतलब कि ब्राह्मण का लड़का, गलत संगत में पड़ गया। मतलब गलत लोगों की संगत मिल गई, और संगत का असर उसके ऊपर इतना पड़ चुका था कि अब वो तो जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, मदिरा पान करने लगा, और मांस भी खाने लगा, और वेश्याओं के साथ घूमने लगा, उनकी नृत्य कला को देखने लगा, और अपने धन को बर्बाद करने लगा। धीरे धीरे यूं ही समय आगे के लिए बढ़ा, और उस ब्राह्मण के लड़के ने अपने घर का जितना भी धन दौलत था, सब इसी तरीके से इसी में बर्बाद कर दिया। अब तो वो बहुत ही गरीब हो चुका था। अब तो खाने के लिए लाले भी पड़ने लगे। बाद में उसको पश्चाताप होता है, जब उसने देखा कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। एक तरफ वो बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, ये क्या हुआ। अपनी पत्नी से कहने लगा, जो पंडित जी की बेटी थी, कि मैंने गलत किया है। संगत का ऐसा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, ऐसा मन चढ़ गया कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे माफ करना, आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। फिर क्या होता है, उस लड़के के पत्नी ने कहा, अब पश्चाताप करने से क्या होगा। फिर उसके बाद वो लड़का अब वो मेहनत मजदूरी करने लगा, लेकिन गुजारा फिर भी उसका नहीं हो रहा था।
वो कहते हैं ना कि गलत काम करने से जो नसीब और भाग्य में होता है वो भी मुंह मोड़ लेती है। दोस्तों, क्या हुआ, अब तो उस पंडित की बेटी और उस ब्राह्मण का लड़का बहुत ही परेशान थे, बहुत ही दुखी थे। उसकी पत्नी एक दिन अपने पति से कहती है, चलिए अब मैं अपने पिताजी के घर पे चलती हूँ, वहाँ 2-3 दिन रुकूंगी। आते समय हमारे माता पिता कुछ न कुछ जरूर मदद कर देंगे, मुझे यह विश्वास है। अपनी पत्नी की बात को मान करके वो ब्राह्मण का लड़का अपनी पत्नी को लेकर गया और उन्हीं पंडित जी के घर पे आया। पंडिताइन ने अपनी बेटी को देखा, अपने दामाद को देखा तो बहुत ही प्रसन्न होती है, बड़ा स्वागत सम्मान करती है। लेकिन पंडिताइन को यह मालूम था कि हमारी बेटी बहुत दुखी है। जब बेटी दामाद घर पर आ जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं, तो दूसरे दिन क्या होता है, पंडिताइन ने अपने पंडित जी से कहा, महाराज, आपके पास भगवान की इच्छा से किसी बात की कमी नहीं है, धन दौलत के भंडार भरे हुए हैं और आपकी बेटी दुखी है, इसकी कुछ मदद कर दीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, पंडिताइन, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे दामाद ने गलत काम किए हैं, धन दौलत को बर्बाद किया है, इसलिए इसके गलत काम से, गलत कार्यों से इसका भाग्य, इसका नसीब बिल्कुल मुंह मोड़ चुका है। इसलिए मैं इसकी क्या मदद करूं? इसके नसीब में, इसके भाग्य में अभी कुछ नहीं है, इसके भाग्य में और नसीब में तो दुख ही दुख है। कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के दुख लिखे हुए हैं जो इसे उठाने ही पड़ेंगे। पंडिताइन कहने लगी, स्वामी, वो बात तो सही है, लेकिन आप तो हर बात से सामर्थ्य हैं, इसलिए इसकी मदद कर दीजिए। आपकी बेटी है, आपका दामाद है और दामाद पुत्र के समान होता है, आपका फर्ज है बेटी और दामाद की मदद करना। पंडित जी ने फिर समझाया, पंडिताइन, तुम कैसी उटपटांग जैसी बातें कर रही हो, मैंने तुमसे कहा ना कि इसका नसीब अभी साथ नहीं दे रहा है, इसके लिए कुछ समय तक दुख उठाने के लिए लिखे हैं, जो इन्हें उठाने दो, हम इसकी क्या मदद करेंगे। इस तरीके से पंडिताइन को समझाने के बाद में पंडित वो घर से निकल जाते हैं। लेकिन पंडिताइन को चैन नहीं पड़ रहा था, क्योंकि बेटी थी। उस पंडिताइन की बेटी कुछ मदद मांगने के लिए बार बार कहना चाहती है, कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी कह नहीं पा रही है। और उधर पंडिताइन का दामाद पंडित जी से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता कि कुछ मदद मांग ले उनसे। इसी तरीके से 2-4 दिन व्यतीत हो जाते हैं। बेटी ने समझा कि यहाँ तो अब कुछ मदद मिलने वाला नहीं है, हमारे माता पिता मदद के बारे में कोई बात ही नहीं करते हैं, चलो अब अपने घर पर ही चलते हैं। उस ब्राह्मण के लड़के से सारी बातें कही, चलिए स्वामी, अब अपने ही घर पे चलते हैं, अगर किस्मत में दुख लिखा है तो दुख ही उठाएंगे। एक दिन सुबह सुबह उस बेटी ने कहा अपनी माँ से कि माँ, मैं अब जाना चाहती हूँ, पिताजी को बुला दीजिए। और उसकी माँ ने उसके पिता को बुलवाया। फिर उस लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, हम अपने घर जाना चाहते हैं। पिता ने जवाब दिया, ठीक है बेटी, जाओ। आपने देखा होगा, माँ तो माँ होती है ना। माँ के लिए फिर भी चैन नहीं पड़ रहा था। माँ ने कहा, ठीक है बेटी, जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर दे रही हूँ, घर पे जाना तो खा लेना, शाम के समय भोजन कहाँ बनाओगी। और इधर क्या होता है, उसने भोजन पूड़ियाँ कचौड़ी से की। उसके बाद में अपने बेटी के लिए कुछ लड्डू बनाई और लड्डू में पंडित जी से छुपा करके सोने की मुहर रख दी और बेटी को दे दी। कहा, जाओ बेटी, ये लड्डू घर पे जा करके खा लेना। दोस्तों, पूरी सब्जी और लड्डुओं को लेकर के अपने माता पिता से आज्ञा लेने के बाद में पंडित जी की बेटी अपने पति के साथ में घर के लिए चल देती है। चलते चलते शाम होने वाली थी और इधर उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि किसी सवारी से वो घर जल्दी पहुंच जाते। घर बहुत दूर था, शाम होने वाली थी। तब तक क्या देखा कि एक तांगे वाला आ रहा था। उस तांगे वाले के लिए उस बेटी ने और उसके पति ने हाथ दिया और कहा, भाई साहब, हमको हमारे घर तक पहुंचा दो,
क्योंकि शाम हो रही है और हमारा घर बहुत दूर है। तांगे वाले ने पूछा, किराए के लिए कुछ पैसे हैं आपके पास? उस तांगे वाले को जवाब में सुनने को मिला, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, ये लड्डू है और ये लड्डू आप ले लेना और इसके बदले में मुझे घर तक पहुंचा दीजिए। उस तांगे वाले को दया आ जाती है, उन लोगों को घर पर छोड़ देता है और लड्डू को लेकर के अपने घर की ओर चलता है। वो भी बहुत गरीब था। उसने सोचा, इन लड्डुओं का मैं क्या करूँगा, चलो लड्डुओं को लेकर के हलवाई को बेच देता हूँ। उससे पैसे लेकर के चावल खरीद लूँगा, जो चावल घर वालों के काम आएंगे, मेरे बीवी बच्चे खाएंगे। ये सोचकर वो तांगे वाला जो था हलवाई के पास में पहुँचा और उसने लड्डुओं को बेच दिया और पैसे लेकर के चावल खरीदे और चावलों को लेकर के वो अपने घर चला आया। इधर क्या होता है, कुछ समय के बाद में एक गांव से दूसरा गांव लगा हुआ था। उस गांव के मुखिया जो थे वो हवन और यज्ञ करवाना चाहते थे, भगवान की कथा करवाना चाहते थे। तो पंडित जी को बुलाया और जो पंडित जी को बुलाया गया था वो वही उस बेटी के पिता थे। उसने पूजा का सामान लिखवाया, पंडित जी ने लड्डू भी लिख दिया। वो मुखिया सारा सामान लेकर आता है। पंडित जी कथा करने के लिए पहुँचते हैं। पंडित जी ने कथा की, हवन यज्ञ किया। उसके बाद में जो लड्डू मंगाए गए और वो लड्डू उसी हलवाई से लाए गए थे जो वो तांगे वाला बेचकर आया था। उस गांव के मुखिया ने उन लड्डुओं को पंडित जी को दे दिया और कहा कि पंडित जी ये आपका प्रसाद है। उन लड्डुओं को लेकर के पंडित जी अपने घर आते हैं, पंडिताइन को देते हैं और पंडिताइन जब उन लड्डुओं को खाती है तो उनमें से सोने की मोहरें निकलती है। पंडित जी बैठे हैं और सोने की मोहरों को देख रहे हैं और फिर जब पंडिताइन ने वो लड्डू देखी तो पहचान गई। पंडिताइन रोने लगी। तब पंडित जी ने पूछा, पंडिताइन क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम क्यों रो रही हो? तो पंडिताइन ने जवाब दिया, महाराज आप सही कहते थे कि जब तक किसी के नसीब में कोई वस्तु नहीं होती है तब तक वह चाहे कितनी भी कोशिश करे, चाहे लोग उसकी कितनी भी मदद करे, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है। पंडित जी कहने लगे, वो कैसे, क्या कारण है? इसका जवाब दिया, महाराज आपसे छिपा करके मैंने जो लड्डू बनाए थे उसमें सोने की मोहर रख दी थी कि हमारे दामाद बेटी के घर पे जाएंगे, जब ये लड्डू खाएंगे सोने की मोहरें निकलेगी तो उनके लिए कोई न कोई कुछ सहारा मिलेगा। इन मोहरों को बेच लेंगे तो उनके कुछ दिन के लिए सहारा मिलेगा। लेकिन क्या ये लड्डू वही है जो आप लेकर के आए हैं? ये वही लड्डू है जो मैंने बनाए थे। आज मैं आपकी बात को सच मान गई कि कितनी भी कोशिश करो, जब तक भाग्य नहीं जागता है तब तक नसीब नहीं खुलता है, भाग्य में प्रकाश प्रज्वलित नहीं होता है, तब तक उसे कुछ नहीं मिलता है। इस तरीके से पंडिताइन की बात को सुन करके पंडित जी बड़ा प्रसन्न होते हैं। फिर कुछ समय के बाद में उन्हीं पंडित और पंडिताइन के बेटी और दामाद का जब भाग्य जागता है, जब घर में खुशियाँ आती है तो स्वतः ही सारे काम जो रुके हुए थे वो बनने लगते हैं और धीरे धीरे उनके जीवन में खुशियाँ आ ही जाती है और सारा धन इकट्ठा होने लगता है। वो कौवा उस लोमड़ी को समझाता हुआ बोला कि जब तक नसीब में कोई वस्तु नहीं होती है, जब तक भाग्य नहीं खुलता है, तब तक कितनी भी कोशिश करो कुछ मिलता ही नहीं है। इसलिए लोमड़ी बहन, तुम बार बार कूद रही हो, अपने को परेशान कर रही हो, ये फल तुम्हारे नसीब में नहीं है, इसलिए तुम ये कोशिश ना करो। दोस्तों, तो फिर क्या होता है, वो लोमड़ी उस कौवा की कहानी को सुन करके और वहाँ से चली जाती है। तो प्यारे दर्शकों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है, ये सीख मिलती है कि जब तक हमारा नसीब बंद पड़ा है, जब तक हमारा नसीब खुलता नहीं है, जब तक हमारे भाग्य में अंधेरा ही अंधेरा लिखा है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और जब हमारा भाग्य खुलेगा, नसीब जागेगा, तो हमारे रुके हुए काम भी स्वतः ही बनने लगते हैं। क्योंकि कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि नसीब कर्म से बनता है। बात सत्य है, अच्छे कर्म करने से भाग्य की रेखाएं बदल जाया करती है,
लेकिन अच्छा कर्म इंसान तभी करेगा जब उसका भाग्य जागेगा, और जब नसीब ही साथ नहीं देगा तो वो अच्छे कर्म करेगा ही नहीं। ये बात भी सत्य है। तो प्यारे दर्शकों, कैसे लगी हमारी ये कहानी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट